नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार सालवी सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने प्रबंध के बारे में और प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध की परिभाषाएं, उसकी अवधारणाएं और उसके सिद्धांत के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त की है। इस वीडियो में मैं आपके लिए पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स है उनको लेके आया हूं। जो गत परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं उनको हम यहां पे सॉल्व करेंगे। उनके जो डिटेल्स हैं वो थोड़ी बहुत डिटेल भी लेंगे और कहीं कहीं जहां पे मुझे आवश्यकता लगेगी कि ये चीज़ समझाना आवश्यक है तो मैं आपको साथ साथ समझाता भी चलूँगा। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, ये मैंने दोनों भाषाओं में रखा, हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि प्रबंध की जो हिंदी की जो भाषा है वो थोड़ी क्लिष्ट भाषा का उपयोग तो उसमें होता है। तो मैं आपको एक सुझाव ये देना चाहता हूँ कि परीक्षा में यदि आप मैनेजमेंट का जो सेक्शन है वो सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको प्रश्न जो यदि हिंदी में समझ में नहीं आए तो आप उसकी इंग्लिश में जो दे रखा है वो अवश्य पढ़ लें, ताकि इंग्लिश पढ़ने से आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर ये पूछना क्या चाहता है। हिंदी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका मतलब हमको पता ही नहीं रहता है, लेकिन इंग्लिश के वही शब्द हम जानते हैं, इसलिए हम दोनों भाषाओं में इसको पढ़ के सोल्व करेंगे। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इन इंडिया टॉक्स अबाउट, मतलब भारत में लेखा मानक 1 इस विषय में व्याख्या करती है। क्या करती है? ए है कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब नगद प्रवाह विवरण। दूसरा है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। अगला है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, मूल्यह्रास लेखा। इन्वेंटरी वैल्यूएशन, मतलब सूची मूल्यांकन। तो आपके इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा बी वाला, डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। मतलब यह है कि भारतीय लेखा मानक 1 किसकी व्याख्या करता है? तो लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। What term is given for the details of application form that normally include a candidate's name, date of birth, gender, marital status, address, etc. आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पता आदि शामिल होते हैं? आपका ऑप्शन है पहला, पर्सनैलिटी आइटम्स, व्यक्तित्व विषय वस्तु। वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव। पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी। रेफरेंस चेक्स, संदर्भ जांच। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिगत जानकारी, सी। जो हम फॉर्म फिल करते हैं उसमें हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरते हैं, जैसे कि नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस विवाहित है या अविवाहित है आदि जो जानकारी भरते हैं हम उसको बोलते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमारी व्यक्तिगत जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज, लेखाकरण का प्राथमिक कार्य होता है, क्या होता है? ऑप्शन है कैप्चर इकोनॉमिक डेटा, आर्थिक आंकड़ों पर कब्जा। बी है रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वित्तीय लेन देन से संबंधित। सी है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर एक्शन, कार्रवाई के लिए जानकारी प्रदान करना। और अगला है अकम्प्लिश नॉन इकोनॉमिक गोल्स, गैर आर्थिक लक्ष्यों का पूरा करना। दोस्तों जैसा कि इसके प्रश्न से ही पता चल रहा है, अकाउंटिंग आया है और यहाँ पे हिंदी में लेखाकरण आया है, तो इसका जो संबंध होगा, कार्य होगा, वो क्या होगा? वित्तीय लेन देनों से संबंधित होगा। मतलब जो है बी वाला जो ऑप्शन है आपका यही सही ऑप्शन है। अकाउंटिंग, मुझे ये प्रश्न व्यापम ने जो प्रश्न दिए हैं ये मैनेजमेंट के कम लग रहे हैं और अकाउंटेंसी से ज़्यादा लग रहे हैं। व्यापम को यही भी सोचना चाहिए कि अगर आपने उसमें विषय आपका मैनेजमेंट दिया है तो मैनेजमेंट विषय से ही प्रश्न लेने चाहिए, किंतु इसमें लेखांकन से भी बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो मतलब व्यापम बता कुछ रहा है और पूछ कुछ रहा है, मतलब व्यापम कुछ भी कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, contingent liability appears in the, आकस्मिक देयताएं ब्लैंक में दिखाई देती है, मतलब आकस्मिक देयताएं जो होती है वो कहां दिखाई देती है? नंबर ए ऑप्शन है आपका बैलेंस शीट, मतलब तुलन पत्र में।
या चेयरमैन्स रिपोर्ट में, अध्यक्ष की रिपोर्ट में, या शेयर होल्डर्स नोटिस, शेयर धारकों के नोटिस में, नोट्स ऑन अकाउंट टू बैलेंस शीट मतलब तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है डी वाला, नोट्स ऑन अकाउंट टू बैलेंस शीट मतलब तुलन पत्र जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं उसके लिए जो नोट्स दे रहते हैं वहां पे उन नोट्स में लिखा जाता है कि जो आकस्मिक देयता है वो कितनी है। ये बैलेंस शीट में शो नहीं होती, बैलेंस शीट में तो टोटल देयताओं में वो जुड़ी होती है, इसलिए अलग से उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए आपका जो उत्तर है वो रहेगा नोट्स ऑन अकाउंट टू बैलेंस शीट। आगे हम पढ़ते हैं, अगला प्रश्न है द डिसीजन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द वित्तीय प्रबंध का निर्णय कार्य निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। डिसीजंस दोस्तों ये डिसीजंस जो है ये डिसीजंस जो है वो इस द के बाद आने थे। एक क्वेश्चन ऐसा है द डिसीजन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द डिसीजंस। वित्तीय प्रबंधन का निर्णय कार्य प्रकार्य ब्लैंक निर्णयों में खंडित किया जा सकता है मतलब तोड़ा जा सकता है। आपका ऑप्शन है फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट ओनली केवल वित्तीय और निवेश। बी है इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड असेट मैनेजमेंट निवेश वित्तीयन और परिसंपत्ति प्रबंधन। फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड ओनली केवल वित्तीयन और लाभांश। नेक्स्ट है कैपिटल बजटिंग कैश मैनेजमेंट एंड क्रेडिट मैनेजमेंट ओनली केवल पूंजी बजट नगद प्रबंधन और ऋण प्रबंधन। दोस्तों प्रश्न था आपके कि वित्तीय प्रबंधन जो है का निर्णय प्रकार्य निर्णयों में खंडित किया जा सकता है मतलब कौन कौन से निर्णय उसमें लिए जा सकते हैं। तो वित्तीय प्रबंध में जो निर्णय लिए जा सकते हैं वो होते हैं बी वाला इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड असेट मैनेजमेंट। ये वित्तीय प्रबंध के अंदर आते हैं। इसमें क्या बोला फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट ओनली बोला है जबकि इसमें क्या था मैनेजमेंट भी शामिल था असेट मैनेजमेंट भी था और इसमें बोला है फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड ओनली। तो ये फाइनेंसिंग तो सही है पर डिविडेंड का नहीं है उसमें ऑप्शन। और अगला है कैपिटल बजटिंग और कैश मैनेजमेंट और क्रेडिट मैनेजमेंट इससे ये भी इसमें नहीं आते हैं। इसमें आता है इन्वेस्टमेंट इसमें आता है फाइनेंसिंग और इसमें आता है असेट मैनेजमेंट मतलब निवेश वित्तीयन और परिसंपत्ति प्रबंधन। ये आपके आता है। इसका जो डिसीजन लिया जाता है वो लिया जाता है वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। Which of these areas of training equips an employee to deal successfully with the problem he or she is facing? मतलब प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसके या उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ह्यूमन रिलेशंस ट्रेनिंग मानव संबंध प्रशिक्षण, प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग समस्या समाधान प्रशिक्षण, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग कौशल आधारित प्रशिक्षण, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रबंधन प्रशिक्षण। दोस्तों इसमें क्या था इसमें प्रश्न ये पूछा गया है कि समस्याओं का सफलतापूर्वक निपटान करना है। अगर समस्याओं का सफलतापूर्वक निपटान करना है तो हमको ट्रेनिंग भी कौन सी देनी पड़ेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग मतलब समस्या समाधान प्रशिक्षण। चलिए अगला प्रश्न है कंबाइंड लिवरेज मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन कंट्रीब्यूशन ऑन ब्लैंक। संयुक्त प्रभावन क्षमता ब्लैंक पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। ऑप्शन है इक्विटी कैपिटल इक्विटी पूंजी, डेब्ट कैपिटल ऋण पूंजी, कैपिटल स्ट्रक्चर पूंजी संरचना और ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब ये होता है कि हर एक शेयर पे कितनी अर्निंग हुई है कितनी प्राप्ति हुई है कितना लाभ मिला है। आपका सही उत्तर है ईपीएस।
हम जो इसमें जो प्रबंधन में एक आपके चैप्टर आता है, कॉमर्स से में जो वित्तीय प्रबंधन होता है उसमें एक चैप्टर आता है जिसमें हम लीवरेज निकालते हैं। तो लीवरेज में एक कंबाइंड लीवरेज भी निकाला जाता है। तो कंबाइंड लीवरेज को मेजर करने के लिए हम ईपीएस का यूज करते हैं। ये प्रश्न वहीं से आया है जो वित्तीय प्रबंधन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस शुड ऑलवेज टैली ड्यू टू द रूल ऑफ। इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस शेष परीक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए। मतलब कौन सा वो नियम है जिस नियम के अंतर्गत हमें ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा करना चाहिए। आपका ऑप्शन है ऑल ट्रांजैक्शंस आर ट्रांसफर्ड टू द ट्रायल बैलेंस इन द एंड। अंत में सभी लेन देन को ट्रायल बैलेंस शेष परीक्षण में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगला है एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। मतलब प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। अगला है असेट्स एंड लायबिलिटीज आर इक्वल। परिसंपत्ति एवं देनदारियां बराबर होती है। इनकम एंड एक्सपेंसेस हैव क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंसेस। आय एवं व्यय के क्रेडिट एवं डेबिट बैलेंसेस होते हैं। दोस्तों देखने में ऐसा लगता है कि सभी जो ऑप्शन है सभी सही होंगे, पर इसका कोई एक ही सही है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। यही आपका सही आंसर है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस हम जो मिलाते हैं, ट्रायल बैलेंस को हम हिंदी में तलपट बोलते हैं। इसमें बोला गया है शेष परीक्षण। शेष परीक्षण बोलो या तलपट बोलो, हम उसको इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हम इस प्रकार से उसको मिलाते हैं कि उसकी जो लास्ट में जो शेष आती है, टोटल आती है, वो बराबर आ जाती है। वो बराबर का क्यों आती है? क्योंकि जहां से हमने लिया, कोई चीज अगर क्रेडिट हुई है तो उसका एक डेबिट भी हुआ होगा, या कोई चीज अगर डेबिट हुई है तो कहीं से क्रेडिट हुई होगी, तब जाके वो दोनों शेष जो बैलेंस मिल जाते हैं वो बराबर मिल जाते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का क्या उत्तर है कि प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। एवरी डेबिट हैज ए करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। चलिए उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। एक बैंक समाधान विवरण को ब्लैंक की सहायता से तैयार किया जाता है। मतलब किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। मतलब रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक स्टेटमेंट से, बैंक विवरण से। बी वाला ऑप्शन है कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, रोकड़ बही और बैंक विवरण के नकदी कॉलम। सी है कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, रोकड़ बही के नगद कॉलम और रोकड़ बही के बैंक कॉलम। डी है बोथ द डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ द बैंक स्टेटमेंट, बैंक विवरण के दोनों डेबिट और क्रेडिट कॉलम। दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ए वाला, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। जो बैंक, वास्तव में बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमको इसलिए बनाना पड़ता है कि कभी कभी क्या होता है, हमारी जो पासबुक है उसकी एंट्री में और हमारी जो कैश बुक है उसमें जो हमने प्रविष्टि की है, इन दोनों में अंतर आ जाता है। इन दोनों में अंतर जो आता है तो उसको हमें लेखांकन में उसका समाधान करना होता है कि ये अंतर क्यों आया है। तो उस अंतर को निकालने के लिए, उसके कारण को ज्ञात करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इस बैंक समाधान विवरण पर जो हम बनाते हैं, इसमें हम इसको कैसे बनाते हैं कि बैंक जो होता है, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, मतलब जो कैश बुक जो होती है उसमें एक बैंक का कॉलम होता है, उसको देखते हैं, और जो बैंक से जो स्टेटमेंट हम मंगाते हैं उसको देखते हैं। उन दोनों को टैली करते हैं कि अंतर कहाँ आया है और वो अंतर किस कारण से आया है उसका हम पता लगाते हैं। यही होता है आपके बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैश बुक के बैंक कॉलम को और बैंक से जो स्टेटमेंट लाए हैं उन दोनों का मिलान करके हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, मतलब बैंक समाधान विवरण। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पीपल परफॉर्म बेटर इन देयर जॉब्स व्हेन दे आर गिवन सपोर्टिव फीडबैक एंड दिस कम्स अंडर ब्लैंक। मतलब लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे
ब्लैंक के अंतर्गत आते हैं। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है नीड फॉर अचीवमेंट, उपलब्धि की आवश्यकता, नीड फॉर पावर, शक्ति की आवश्यकता, नीड फॉर एफिलिएशन, संबंधन की आवश्यकता, और अगला है नन ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है नीड ऑफ एफिलिएशन। प्रश्न को हम एक बार और पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि पीपल परफॉर्म बेटर, व्यक्ति काम करेंगे, लोग काम करेंगे, कब काम करेंगे अच्छी तरह से, जब इन देयर जॉब, उनकी जॉब में, व्हेन दे आर गिवन सपोर्टिव फीडबैक, मतलब जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है। These comes अंडर, और वो किसके अंतर्गत आती है, वो आती है संबंधन की प्रक्रिया, संबंधन की आवश्यकता। इसका ये मतलब है, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हो, किसी भी कॉलेज से पढ़ाई की हो, जैसे बहुत सारे कॉलेज के सामने लिखा होता है कि एफिलिएटेड विद दिस यूनिवर्सिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो कॉलेज है ये इस विशेष यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। संबद्ध मतलब होने का मतलब इसका इससे संबंध है। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, हम उस यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो पूरा करवाएंगे, और आपको जो प्रमाण पत्र मिलेगा, मतलब जो आपकी अंक सूची मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा, वो उस यूनिवर्सिटी से जारी होगा। हम कोई खुद से आपको जारी करके नहीं देंगे, मतलब वो उससे एफिलिएटेड है, मतलब उससे संबद्ध है। अब इस बात को हम इससे कनेक्ट करते हैं। भैया आदमी कब अच्छा काम करेगा, जब उसको पता हो कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूं। हमारे जैसे कि हम जाते हैं कहीं पे भी, किसी भी काम में, तो बैंक में गए तो बैंक में सभी लोगों के यहाँ पे एक कार्ड लगा रहता है। वो क्या बताता है, संबद्धता बताता है, मतलब ये आदमी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संबद्ध है, मतलब एफिलिएटेड है, मतलब ये उसका आदमी है। किसी भी आप विभाग में चले जाइए, आपके पास एक आपकी आईडी होती है, वही संबद्धता होती है। तो आप कब वो काम कर सकेंगे, जब आपके पास वो आईडी हो, मतलब आपके पास वो आईडी जब होगी तो आप में अपने आप ही पावर आ जाएगा कि मेरे पास ये आईडी है, मैं ये काम कर सकता हूं। अब इस मतलब हम इसका मतलब यहां समझेंगे कि लोग कब अच्छा काम करेंगे, जब उनके पीछे कोई हो कि हाँ तो कर काम, हम तुम्हारे साथ में हैं। तो ये मतलब है इसका कि लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है, और वो किसके अंतर्गत आते हैं। तो मतलब ये है नीड, ये जो सहायक प्रतिक्रिया जो हम देते हैं वो क्यों देते हैं, उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता है नीड फॉर एफिलिएशन, मतलब संबंधन की आवश्यकता के कारण हम उसकी सहायक प्रतिक्रिया देते हैं। मतलब जो ये काम कर रहे हैं ये हमारे बिहाफ पे कर रहे हैं, इनके खुद का कोई मतलब नहीं है। ये जो काम करेंगे, ये जो प्रोडक्ट आपको उपलब्ध कराएंगे, ये इस कंपनी का होगा, ये इसका मतलब है। चलिए अब आप अगला प्रश्न पे आते हैं हम। जॉब क्लासिफिकेशन सच एज सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग्स, मतलब नौकरी के वर्गीकरण जैसे सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े रहते हैं। प्रश्न है, आपके ऑप्शन है टॉप मैनेजर्स, शीर्ष प्रबंधक, मिडिल लेवल मैनेजर्स, मध्य स्तर के प्रबंधक, लो लेवल मैनेजर्स, निम्न स्तर के प्रबंधक, सुपरवाइजर मतलब पर्यवेक्षक। तो दोस्तों ये जो होते हैं सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये सब जो होते हैं, ये सब होते हैं टॉप मैनेजर्स, मतलब शीर्ष स्तर के प्रबंधक। हमने हमारी जो पहली क्लास थी मैनेजमेंट की, उसमें प्रबंध के स्तर पढ़े थे, उसमें शीर्ष स्तर का प्रबंध मैंने आपको बताया था, मध्यम स्तर का प्रबंध बताया था और निम्न स्तर का प्रबंध बताया था। ये प्रश्न वहीं से आया है दोस्तों। देखिए ये जो है, ये जो सीईओ, प्रेसिडेंट वगैरह जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, टॉप मैनेजर्स होते हैं। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ फंड्स स्टेटमेंट्स आर एग्जामिन्ड एज पार्ट ऑफ ब्लैंक। धन वक्तव्यों के उपयोगों और स्रोतों को ब्लैंक के हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाएगा। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है फोरकास्टिंग टेक्निक, एक पूर्वानुमानित तकनीक, रेशो एनालिसिस, एक अनुपात विश्लेषण, द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट, तुलन पत्र की तैयारी,
या फंड फ्लो एनालिसिस, निधि प्रवाह विश्लेषण। देखिए प्रश्न से ही इसका उत्तर अब हमको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या पूछा है। फंड स्टेटमेंट जो है उसको हम कैसे एग्जामिन करेंगे। जो आपका निधि प्रवाह जो हुआ है उसका जो स्टेटमेंट है, तो फंड से आप फंड मिला दो, क्या आ जाएगा आपके फंड फ्लो एनालिसिस। मतलब जब हम फंड का जो फ्लो हुआ है, निधि मतलब रुपए का जो फ्लो हुआ है, वो उसका एनालिसिस करेंगे तो क्या बनेगा फंड फ्लो इसका जो हमने जो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया है उसका परीक्षण कैसे होगा, इस एनालिसिस से, निधि प्रवाह विश्लेषण से उसका परीक्षण होगा। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट द डेब्ट इन्वेस्टमेंट मस्ट यील्ड टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। मतलब प्रतिफल की आवश्यक दर जो कि ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जानी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी की लागत, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ऋण की लागत, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, बरकरार रखी कमाई की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, वरीयता पूंजी की लागत। दोस्तों इसे हम कहेंगे ऋण की लागत। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैं आपको इनके थोड़े थोड़े मतलब भी समझाना चाहूंगा। प्रश्न है द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जो प्रतिफल की आवश्यक दर है जो किसी ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जानी चाहिए, उस दर को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट वास्तव में क्या होती है? मैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब आपको समझाना चाहता हूं। कॉस्ट ऑफ डेब्ट वो कॉस्ट होती है, वह लागत होती है जो हमें उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो खर्च करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो वही है ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट, मतलब जो ऋण हमने लिया है और ऋण पे हमें कितना ब्याज देना है, वह जो इंटरेस्ट जो देना है वो उसकी कॉस्ट है। ये हुआ कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब ये हुआ जो इक्विटी, जो समता अंश जो होते हैं, हमने जो समता अंश है उस पे उनको क्या मिलेगा, क्या प्रतिफल उनको मिलेगा, वो उसकी कॉस्ट हुई। वैसे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, अब रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्या होता है, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो क्या करती है, इनको जो लाभ होता है इस लाभ को वो सभी शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में बांट देती है। तो क्या वो सारा का सारा लाभ बांट देती है? बिल्कुल नहीं। वो सारा लाभ नहीं बांटते हुए कुछ लाभ के कुछ हिस्से को वो क्या करती है, अपने पास एक जमा में रिजर्व करके रख लेती है ताकि भविष्य में कभी भी वो अपने काम आ सके। तो वो जो रिजर्व राशि रहती है, वो जो एक अर्निंग रहती है, अर्न तो अपन ने कर लिया पर वो बांटा नहीं गया है, वो है शेयर होल्डर्स का ही, पर वो हमने हमारे पास अभी रखा हुआ है, उसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। चलिए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, मतलब प्रेफरेंस कैपिटल जो हुई, जैसे प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उनको जब हम जो कोई कंपनी अगर जारी करती है तो उस प्रेफरेंस शेयर के नाम के आगे ही उसका एक परसेंटेज लिखा होता है। वो जो परसेंटेज होता है वही उसकी लागत होती है। मतलब आपने अगर लिखा है 12% प्रेफरेंस शेयर, इसका मतलब इस पर कितनी लागत हमको देनी है, 12% इसमें हमको इंटरेस्ट देना है या डिविडेंड देना है, तो वो उसकी लागत है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये लागत का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हेल्प मैनेजर्स ब्लैंक हेल्प मैनेजर्स डेवलप सोफिस्टिकेटेड सिस्टम दैट विल गिव बेटर कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन ब्लैंक प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियां विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। ए ऑप्शन है आपका कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, सूची नियंत्रण प्रणाली। बजटरी कंट्रोल सिस्टम, बजटीय नियंत्रण प्रणाली। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ए वाला, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका यह मतलब हुआ कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली जो है, वह प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियां विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना का बेहतर नियंत्रण मिलेगा।
आजकल के युग में कंप्यूटर हर एक व्यवसाय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है, इसके ज्ञान के अभाव में हम आज के ज़माने में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कोई भी, हम का मतलब कोई भी व्यवसाय हुआ वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए आज के ज़माने में जो कंप्यूटर बहुत ही आवश्यक है, इसलिए शायद इसीलिए इस प्रश्न को इसमें समाहित किया गया होगा। अगला प्रश्न है, कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी रिफ्लेक्टेड इन, पूंजीगत व्यय ब्लैंक में परिलक्षित होगा। मतलब वो कहाँ दिखेगा, वो कहाँ दिखेगा, पूंजीगत व्यय हमें कहाँ दिखेगा। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब व्यापार खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ एवं हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लाभ एवं हानि विनियोजन खाते में, बैलेंस शीट या बैलेंस शीट में। दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हमें बैलेंस शीट में दिखते हैं। बैलेंस शीट जो होती है वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो हर साल हर एक संगठन के द्वारा, हर एक कंपनी के द्वारा हर साल के अंत में 31 मार्च के दिन बनाया जाता है। इसमें पूरे साल में जो लेन देन हुए हैं, जो चीज़ खरीदी गई है, जो चीज़ बेची गई है, उस सब का डिटेल्स आता है, सबका जो है डिटेल्स आता है। इसमें क्या होता है कि एक तरफ होता है आपके लायबिलिटी पक्ष और दूसरी तरफ होता है आपका असेट्स पक्ष। इसमें जितनी आपकी लायबिलिटीज है और जितनी आपकी असेट्स है, दोनों की जो टोटल है वो मैच होनी चाहिए। इसी को बैलेंस शीट बोलते हैं। मतलब एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस शीट में मतलब एक बैलेंस शीट कैसे, कहाँ से माल आपके पास आया है, कहाँ गया है। अगर आपने कोई असेट खरीदी है तो वो उससे क्या होगा, आपका कैश तो कम हो जाएगा, या आपका बैंक कम हो जाएगा, या फिर आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे और वह एसेट्स बढ़ जाएगी। अगर आपने कोई संपत्ति उधार में खरीदी है तो आपके असेट्स बढ़ेगी और इधर आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। अगर आपने कोई चीज़ उधार में बेची है तो इधर आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे और उधर सेल बढ़ जाएगी आपकी। मतलब हर एक एंट्री का दोहरा फर्क इसमें पड़ता है, दोहरा इफेक्ट इसमें पड़ता है। डबल एंट्री सिस्टम इसे बोलते हैं। तो बैलेंस शीट जो होती है उसमें क्या दिखता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ दिखता है हमें, बैलेंस शीट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who introduced the formula for determining optimum span of control? नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों, ये है V.A. ग्रेक्यूनास। V.A. ग्रेक्यूनास साहब जो थे, इन्होंने नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र प्रस्तुत किया था। ये इसमें कोई समझाने जैसी बात नहीं है, ये तो आपको सीधा सीधा याद करना ही होगा क्योंकि ये फैक्ट है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखें, मनी वैल्यूज डिक्रीजेस विथ टाइम ड्यू टू इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति की वजह से समय के साथ मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। ये तो सही है। इसने पूछा है नॉट ट्रू, क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है। तो आप देखिए, ये दोस्तों ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मुद्रा का जो मान है, मुद्रा का जो मूल्य है वो कम होता जा रहा है। कैसे? आप बोलते हो महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने का क्या मतलब है कि जैसे जो चीज़ पहले 1 रुपए में मिलती थी, आज वही चीज़ 10 रुपए में मिल रही है। इसका ये मतलब हुआ कि उस टाइम का 1 रुपया और अभी के 10 रुपये आपस में बराबर है, क्योंकि चीज़ तो वही है। चीज़ क्या कोई बदली क्या? चीज़ नहीं बदली, चीज़ वही है। और पहले वो चीज़ 1 रुपए में मिलती थी, आज 10 रुपए में मिलती है। इसका मतलब उस समय का, जिस समय वो चीज़ 1 रुपए में मिलती थी, उस समय का 1 रुपया और आज के 10 रुपये आपस में बराबर है। मतलब क्या हुआ? मूल्य में कमी आई। वो रुपए 10 हो गए पर काम 1 रुपए का कर रहे हैं, मतलब मूल्य कम हो गया है। चलिए अगला ऑप्शन आपका है, इंडिविजुअल्स प्रिफर टू कंज्यूम नाउ रादर देन इन द फ्यूचर बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन मनी वैल्यू। मतलब मूल्य में कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है। तो यह भी सही है, भविष्य की तुलना में आज ही उपयोग कर लो। हम बैंक से लोन क्यों लेना चाहते हैं? बैंक हमें लोन क्यों देगा? बैंक, क्योंकि हम उनको
इंटरेस्ट तो देंगे, पर हम आज ही हम क्यों इंटरेस्ट देते हैं बैंक को? क्यों देते हैं? क्योंकि भविष्य में उसका जो मूल्य है वो कम हो जाता है। आज हम उसका उपभोग करना चाहेंगे, क्योंकि आज अगर जो मूल्य है भविष्य में वो मूल्य नहीं रह के उसका मूल्य डाउन हो जाता है, वो मूल्य कम हो जाता है। इसीलिए हम चाहेंगे कि आज जो है उसका उपभोग भी आज ही कर डालें। अगला है, तो ये भी सही है। अगला है, मनी डज नॉट हैव टाइम वैल्यू, मुद्रा का कालांतराल मान नहीं होता है। इसको देखते हैं। वैल्यू ऑफ मनी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। पैसे का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था, वो बिल्कुल सही है ये, और ये बात तो लगभग सेम ही है। इसका मतलब ये हुआ सी वाला जो ऑप्शन है ये आपके बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है, तो ये असत्य है, ये सत्य नहीं है कि मनी डज नॉट हैव टाइम वैल्यू, मुद्रा का कालांतराल मान नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है, कालांतराल मान होता है। इस काल में आज से 10 साल पहले जो मान था वो अलग था, और आज जो मान है वो अलग है। हर कालांतर पे एक मान उसका बदल जाता है, इसलिए इसका कोई कालांतर मान तो होता ही, चाहे कम हो जाएगा पर मान तो होगा। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है वह बिल्कुल आपके सही है। चलिए अगली स्लाइड में आते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फंड्स? निम्नलिखित में से कौन सा निधि का स्रोत है? ए वाला जो ऑप्शन है, सेल ऑफ बिल्डिंग ओनली, केवल इमारत की बिक्री, इशू ऑफ शेयर्स ओनली, केवल शेयर जारी करना, टर्म लोन बोरोड ओनली, केवल लिया हुआ सावधि ऋण, या ऑल ऑफ द अबव। मतलब फंड कहां कहां से आपको मिलेगा ये बताना है। तो आपको ये सभी जो है सभी से फंड मिलता है। मतलब आप चाहे बिल्डिंग बेच के फंड ले लो, पैसा ले लो, या शेयर इशू करके पैसा ले लो, या कोई लोन उधार ले लो, लोन ले लो। इसका ये मतलब हुआ कि आपको फंड कहां कहां से मिलता है। तो भैया सब जगह से हमको फंड मिलता है, यहां से मिलता है, यहां से मिलता है, यहां से मिलता है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अ यूनिक सिंबल दैट इज पार्ट ऑफ अ ब्रांड इज रेफर्ड टू एज। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है के रूप में जाना जाता है, उसको हम जानते हैं। देखते हैं। ए वाला ऑप्शन है ब्रांड नेम, ब्रांड नाम, ब्रांड मार्क, ब्रांड निशान, लोगो, या पेटेंट। दोस्तों हम उसे लोगो के नाम से जानते हैं। जो एक यूनिक सिंबल होता है उसे हम लोगो के नाम से जानते हैं। बोलते हैं कि यह इस कंपनी का लोगो है। उस लोगो को देख के ही हमें ये ज्ञात हो जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस कंपनी का है। उसके ऊपर एक लोगो बना रहता है, एक मार्का रहता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लोगो। चलिए अगला प्रश्न है, ब्लैंक रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड results of a given future period in numerical terms। ब्लैंक संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करते हैं। क्या करते हैं? कौन करता है संदर्भित? देखिए, प्रोजेक्ट्स परियोजनाएं, बजट्स बजट, प्रोग्राम्स कार्यक्रम, या प्रोसीजर्स मतलब कार्यविधियां। दोस्तों जो बजट होता है वही आपका सही उत्तर है, क्योंकि यहां पे हम बजट जो है संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के लिए अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है। और यहां पे आपके क्या दिया है? संख्यात्मक। बजट क्या होता है? हम बजट को समझ लेते हैं। बजट जो होता है एक तरह से प्लानिंग होती है, लेकिन वो संख्यात्मक रूप में होती है। हमारे पास कुछ मदें होती है, किस मद में हमें कितना खर्च करता है हम पहले से ही ये प्लानिंग कर लेते हैं, उसका एक बजट बना लेते हैं कि फला मद में हम इतने रुपए खर्च करेंगे, इस मद में हम इतने रुपए खर्च करेंगे, इस पद में हम इतने रुपए खर्च करेंगे। अलग अलग मदों में हमें कितना कितना खर्च करना है, यही एक हम विवरण बनाते हैं, इसी को हम बजट कहते हैं। और बजट जो होता है वो क्या होता है? संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको बजट का मतलब समझ में आ गया होगा। प्रोजेक्ट एक अलग चीज है, परियोजनाएं हम बनाते हैं किसी और उद्देश्य की। हर एक परियोजना किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम बनाते हैं। और प्रोग्राम्स भी अलग चीज है, कार्यक्रम एक अलग चीज है। और
प्रोसीजर जो है, कार्य विधियां जो है, जो प्रक्रियाएं होती है वो भी अलग चीज है। इसका मतलब बजट जो है वही आपके सही उत्तर है। When a buyer buys a share from the seller on X dividend date, who will receive the dividend? मतलब जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन लाभांश प्राप्त करेगा? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए इसको सोल्व करते हैं। बायर किसको मिलेगा? क्रेता को मिलेगा क्या? या ब्रोकर दलाल को मिलेगा? या बोथ बायर एंड ब्रोकर क्रेता और दलाल दोनों को मिलेगा? या सेलर विक्रेता को? दोस्तों इस प्रश्न का मतलब एक बार और समझते हैं कि ये प्रश्न बोलना क्या चाहता है। जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है, मतलब जब लाभांश नहीं बढ़ रहा होता है, तब अगर वो शेयर खरीद लेगा तो क्या होगा? जो शेयर पे मिलने वाला जो लाभांश है वो किसको मिलेगा? वो मिलेगा सेलर को, मतलब विक्रेता को। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि लाभांश, चलो इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लो लाभांश मिलना था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को लाभांश मिलना है और इस लाभांश के बाद वाली किसी डेट में, चाहे 3 अप्रैल को एक बंदे ने ये शेयर खरीद लिए, तो 1 अप्रैल को किसके पास थे वो शेयर? इसके पास थे, तो इसी को मिलेगा। जिस समय में जिसके पास शेयर होता है, जिस तिथि को लाभांश बंटना होता है, उस तिथि को जिसके पास वो शेयर था उसी को लाभांश मिलता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो शेयर थे ये सेलर के पास थे, तो किसको मिलेगा? सेलर को। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है, इन विच ऑफ दीज इंडिविजुअल्स इवेल्युएशन मेथड्स इज द evaluator asked to describe the strong and weak aspects of an employee's behavior? इनमें से व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में से किसमें मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं का वर्णन करने के लिए कहा जाता है? ऑप्शन है आपके मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, ऐसे एवेल्युएशन निबंध मूल्यांकन, फोर्स चॉइस जबरन पसंद, ग्राफिक रेटिंग स्केल ग्राफिक रेटिंग मापनी। दोस्तों इसका जो है, देखो हमको क्या करना है, इनमें से व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों के लिए किसमें मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलू वो होता है दोस्तों ऐसे इवेल्युएशन, मतलब निबंध मूल्यांकन। जैसे हम किसी छोटी क्लास में जब पढ़ते थे तो हमें बोलते थे गाय का निबंध। हम गाय के निबंध में क्या बताते थे कि गाय के अंदर क्या क्या विशेषता होती है। गाय के 2 कान होते हैं, गाय के 2 आंखें होती है, इसके 4 पैर होते हैं, एक लंबी पूंछ होती है, 2 सींग होते हैं, गाय दूध देती है, गाय के दूध से मिठाइयाँ बनती है, आदि आदि। उसके हम हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रख के उसकी बात करते हैं। तो इसमें यही बोला है कि हम कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल, मतलब वो कर्मचारी कहाँ स्ट्रांग है और कहाँ वो कमजोर है, इन पहलुओं का वर्णन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो हम जो मूल्यांकन करते हैं उसका नाम होता है ऐसे इवेल्युएशन, मतलब निबंध मूल्यांकन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, मैनेजमेंट स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो कंसर्न फॉर पीपल एंड लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। ब्लैंक प्रबंधन शैली उत्पाद के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, लेजेस फेयर, अबंधता, अहस्तक्षेपी, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, ऑटोक्रेटिक एकतंत्रीय, या बेनिवोलेंट लाभदायी। दोस्तों इसका सही उत्तर है लेजेस
फेयर मतलब अहस्तक्षेपी, मतलब ये हुआ कि किसी से कोई सरोकार ही नहीं है। अहस्तक्षेप मतलब हमें उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। तो देखो क्या प्रश्न था, सरोकार, निम्न सरोकार मतलब कोई मतलब नहीं रखना उससे, और लोगों के प्रति भी निम्न सरोकार, मतलब दोनों जगह ये निम्न सरोकार रख रहा है, मतलब अहस्तक्षेपी है, मतलब उसको हस्तक्षेप नहीं करना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अबंधता, अहस्तक्षेपी या लेजिस फेयर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला आपका प्रश्न है, पर्सन टेंड्स टू बी ऑब्जेक्टिव, एनालिटिकल एंड इंप्रेशनल इन डिसीजन एंड जजमेंट्स। ब्लैंक, व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अवैयक्तिक हो जाता है। कौन सा व्यक्ति, किस प्रकार का व्यक्ति, ये पूछना चाहते हैं। तो ऑप्शन है आपका सेंसिंग मतलब संवेदनशील व्यक्ति, या इंट्यूशन मतलब सहज बोध व्यक्ति, या थिंकिंग चिंतनशील व्यक्ति, या फीलिंग भावनात्मक व्यक्ति। दोस्तों उसका सही उत्तर है चिंतनशील, थिंकिंग। मतलब अगर कोई व्यक्ति चिंतनशील है तो वो फैसले कैसे लेता है, फैसले लेने में और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब उसके पास 4 ऑप्शन या 5 कई ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, उनमें से कोई एक को चुनना हो। या विश्लेषणात्मक मतलब वो कोई भी फैसला लेने से पहले विश्लेषण करेगा, उसको एनालाइज करेगा। और अवैयक्तिक, अवैयक्तिक का मतलब होता है इम्पर्सनल, मतलब वो इम्पर्सनल का मतलब होता है अवैयक्तिक, मतलब उसमें उसका कोई खुद का कोई उसमें रुचि नहीं है। वो जो काम कर रहा है वो संगठन के लिए कर रहा है, उसके लिए खुद के लिए नहीं कर रहा है, उसको बोलेंगे हम अवैयक्तिक। तो पर्सन टेंड्स टू बी ऑब्जेक्टिव, एनालिटिकल एंड इम्पर्सनल इन डिसीजन एंड जजमेंट, तो उसको बोलेंगे हम चिंतनशील। चिंतनशील व्यक्ति जो होता है वो फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अवैयक्तिक हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके, जो आज का आखिरी प्रश्न भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा धन का स्रोत है। शायद ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, डबलिंग हो गई है। तो ये प्रश्न है, सेल ऑफ बिल्डिंग ओनली, इश्यू ऑफ शेयर्स ओनली, टर्म लोन बोरोड ओनली एंड ऑल ऑफ द। तो दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा था इसका उत्तर था, हम किसी इमारत को बेच के भी फंड ला सकते हैं, या किसी शेयर को जारी करके भी फंड ला सकते हैं, और लोन लेके भी हम फंड को ला सकते हैं। इसका मतलब फंड कहां से मिलेगा, सभी से फंड मिल सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। उम्मीद करता हूं आपको आज जो प्रश्न हमने करवाए हैं पूरी तरह से समझ में आए होंगे। अगली क्लास में हम और भी प्रश्न लेके आते रहेंगे। पिछली जो आपकी एग्जाम कंडक्ट हुई है उस टाइम पे जो प्रश्न आए थे हम आपके सामने आपके पास फिर से वो प्रश्न लेके आएंगे। और आज जिस प्रकार से मैंने आपको कहीं कहीं डिटेल में बताया है, किसी शब्द का अर्थ बताया है, उसी प्रकार से हम आगे भी आपको बताते रहेंगे। इसी के साथ मैं आज की ये क्लास समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आएगी। क्लास को समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई टेलीग्राम लिंक पे जाकर उसको भी, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हमारी जो ये पीडीएफ्स है अवेलेबल वो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके उसका फ़ायदा ले सके। इसी के साथ धन्यवाद। ये आपके आंसर्स है, जितने भी आंसर मैंने आपको पहले बताए हैं वो सब आपको इस लास्ट वाली स्लाइड में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।